मैं प्रोफेसर एच.एन. गिरी, डायरेक्टर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। पिछले लेक्चर्स में मैंने इस चीज़ को कि पीनल स्टैट्यूट्स स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किए जाते हैं, यानी इनका कठोर निर्वचन किया जाता है। वैसे ही टैक्सेशन संबंधी और राजकोषीय संबंधी जितने विधि हैं, विधान हैं, उन सब का इंटरप्रिटेशन भी उसी प्रकार किया जाता है। तो पीनल स्टैट्यूट, टैक्सिंग स्टैट्यूट और फिजिकल स्टैट्यूट, इन सब का इंटरप्रिटेशन कठोर रूप से किया जाए। कठोर रूप का मतलब ये है जो भाषा लिखी हुई है उसी के अनुसार उनका निर्वचन किया जाए। परंतु यदि किसी पद के या उपबंध में दो अर्थ निकलते हों तो ऐसी स्थिति में वो लाभ उस अपीलार्थी को कहिए या उस याचककर्ता को मिलेगा जिसने इनको चैलेंज किया है। पिछले लेक्चर में हमने पीनल स्टैट्यूट की स्ट्रिक्ट कंसर्न के बारे में बताया था। आज हम टैक्सिंग के बारे में लेते हैं। सबसे पहले टैक्सिंग के संबंध में हम एक केस लेते हैं। रामावतार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में रामावतार ने पान की खेती पर टैक्स देने से मना कर दिया था। इसको खिलाफ इस पर जब टैक्स लगा तो इसने कोर्ट में याचिका दायर की कि पान वेजिटेबल के अंतर्गत आता है और बिहार वेजिटेबल्स एक्ट के अंतर्गत, विक्रय कर के अंतर्गत पान वेजिटेबल के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने ये मानने से मना किया, कहा कि जब कोई उपबंध या कोई नियम या कोई बात स्पष्ट रूप से दी हो तो जिस अर्थ में सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है उसको उसी अर्थ में लिया जाएगा। विश्वकोश या शब्दकोश के अंतर्गत दिए हुए अर्थ को नहीं माना जाएगा। पान लोग सामान्यतः जानते हैं कि पान सब्जी नहीं है, क्योंकि अगर वेजिटेबल को मान के चलते हैं तो वेजिटेबल वो है जिसे किचन गार्डन में उगाते हैं या सब्जी के साथ, रोटी के साथ खाते हैं। ना तो अगर ये पान का पौधा इसलिए उगाया जाता है, बल्कि इसे पान को अपने मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए या मुंह लाल करने, होठ लाल करने के लिए यूज किया जाता है। तो जिस अर्थ में इसको यूज किया जाता है उसी अर्थ में इसको लिया जाएगा। इसलिए पान एक टैक्सेबल आइटम है और उसको न्यायालय ने तदनुसार उसका निर्णय किया। इसी प्रकार एक मोतीपुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था। बिहार के इस मामले में गन्ने का प्रश्न था। गन्ना को ग्रीन वेजिटेबल में दिखाया गया, परंतु न्यायालय ने ग्रीन वेजिटेबल मानने से मना कर दिया, क्योंकि गन्ना भी किचन गार्डन में उगाया जाता है और गन्ना एक ऐसी चीज़ है जिससे कोल्हू में उसको पीस कर उसका शीरा बनाया जाता है और उससे गुड़ बनता है, चीनी बनती है। ये एक उद्योग का मैटर है, इसलिए गन्ने को ग्रीन वेजिटेबल में नहीं माना जा सकता। ये कहना कि ग्रीन वेजिटेबल डिक्शनरी का मीनिंग लिया जाए, डिक्शनरी का मीनिंग उस हालत में नहीं लिया जा सकता जबकि स्टैट्यूट में ऐसा कोई प्रावधान क्लियर ना हो और उस पर गन्ने के ऊपर टैक्स देना अनिवार्य था। एक तीसरी केस था, बहुत इम्पोर्टेंट, आंध्रा हाई कोर्ट का था, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया, कि चावल की जो दो वैरायटी हैं, चिवड़ा चावल से ही बनता है जिसे मुरमुरा कहते हैं, चावल पर चूँकि टैक्स दिया जा चुका है, चिवड़ा पर दोबारा टैक्स नहीं लगा सकता। संविधान के अनुच्छेद 20 खंड 1 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पुनः एक ही चीज़ के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। दंड का मतलब उसे पीनल प्रावधान था, तो उसके लिए उसे चावल के लिए टैक्स पहले ही ले लिया गया, इसलिए दोबारा टैक्स करने की
आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कठोर इंटरप्रिटेशन वो है जहाँ जैसी भाषा है और जिस सेंस में वो जानी जाती है उसी सेंस में उसका अर्थ निकाला जाए। न्यायालय स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का ये मतलब नहीं है कि न्यायालय ये मान के चलता है कि कर इम्पोज किया ही जाएगा, बल्कि ये देखते हैं जहाँ संदेह की स्थिति हो उस स्थिति में उसका फ़ायदा अभ्यर्थी को मिलता है। अब दूसरा, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। अब हम संवैधानिक निर्वचन के संबंध में चर्चा करते हैं कि संविधान की अगर कोई प्रावधान है तो उसकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या कैसे की जाए। देखिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो देश की सरकार की विवेचना करता है। सरकार कैसी होगी, सरकार के क्या क्या अंग होंगे, सरकार के उन अंगों के क्या क्या कर्तव्य होंगे और जनता से उनके क्या संबंध होंगे। इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन एक विशेष दायरा रखते हैं। हालांकि संविधान के विवेचना में भी, संविधान के निर्वचन में भी एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि संविधान और विधियों से थोड़ा सा भिन्न है। कारण यह है, संविधान में जो मुख्य चीज़ है कि इसका देश का सर्वोच्च कानून संविधान माना जाता है। इसलिए एक चीज़ मान के चलेंगे कि सर्वोच्च विधि संविधान है, और दूसरा, संविधान और विधियों की अपेक्षा थोड़ा उच्च श्रेणी का है। अब इसके निर्वचन में सबसे पहले केशवानंद भारती ने बड़ा अच्छी तरीके से उसमें डिसाइड किया है, जिसमें ये बताया कि संविधान के निर्वचन करते समय एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब है कि थोड़ी बहुत चीज़ों को आसानी से नहीं लिया जाता। इसकी व्याख्या व्यापक हो और विस्तृत हो कि जब अगर दो अर्थ निकलते हों किसी की, तो उसकी फ़ायदा किसको दिया जाए। उसका फ़ायदा सदैव प्रतिपक्ष को दिया जाए, जैसा कि पहले भागों में होता है। लेकिन इसमें कानून क्या है, कानून की सर्वोच्चता क्या है, ये इसमें डिसाइड किया गया था। इसलिए हम इस पर चर्चा करने से पहले ये चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे। इस संबंध में सबसे मुख्य बात यह है कि जैसा कि संविधान सर्वोच्च है और सब विधियों में सर्वोच्च है और सब विधियों के ऊपर है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान के निर्वचन करते समय उसके उद्देश्य को देखना जरूरी है। और वो उद्देश्य उसके उद्देश्य का से भी पता लगता है, उसके प्रावधानों से पढ़कर पता लग सकता है। इसके इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए कई सिद्धांत बनाए हैं। उन सिद्धांतों में से हम आज पहला सिद्धांत लेते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये अनुच्छेद 13 के खंड 1 और खंड 2 पर निर्भर करता है। 13 का खंड 1 कहता है कि कानून बनने से पूर्व जितनी विधियां थीं वो उस सीमा तक मान्य हैं यदि वो संविधान का उल्लंघन नहीं करती हैं, संविधान के इस भाग का उल्लंघन नहीं करती है। और दूसरे, संविधान बनने के बाद वाली विधियों पर ये लागू नहीं होता। वो अगर कोई संविधान का उल्लंघन करती है कोई विधि, तो वो निरस्त ही समझी जाएगी, उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, उसको पुनर्जीवित नए विधान से ही किया जा सकता है। पहले के संबंध में यह है कि संविधान बनने से पूर्व जो विधियां थीं उनको मान लिया गया, लेकिन उस सीमा तक जिस सीमा तक वो संवैधानिक हैं। लेकिन अगर संविधान से पूर्व की कोई विधि है और संविधान के किसी भाग तृतीय के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करती है, तो वो उस सीमा तक अपास्त नहीं ना मान करके उनको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसे इस सिद्धांत को इसलिए नाम दिया गया है, जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, तो जब तक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण रहता है
तो अस्तित्व तो विधियाँ उनका चंद्रमा का और सूर्य का रहता है, लेकिन उस समय तक के लिए वो आच्छादन का सिद्धांत उन पर लागू होता है। वैसे ही विधियों पर कि अगर संविधान निर्माण से पहले की कोई विधि है तो उसको उस समय तक जो संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं उस समय तक शांत रहेंगी, लागू नहीं की जाएंगी। परंतु जैसे कि वो मृतप्राय है, लेकिन जैसे ही संविधान में कोई अनुच्छेद किया जाता है या उस विधि में जिस विधि को चैलेंज किया जाता है उसमें कोई संशोधन होता है और संशोधन के बाद वो वैधानिक रूप से सही हो जाता है, तो ये पीरियड वो आच्छादन का पीरियड या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहलाएगा। लेकिन अगर संविधान के बनने के बाद कोई विधि ऐसी बनाई जाती है कि राज्य को मने है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भारतीय संविधान के अध्याय 3 के विरोध में हो, और अगर राज्य बना भी देता है तो उस विधि को अगर वो असंवैधानिक है तो उसको निरस्त कर दिया जाए, वो दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अपास्त करने योग्य है। एक बड़ा लीडिंग केस आया था कि जिसका नाम था ढाकरस भीकाजी नारायण ढाकरस बनाम मध्य प्रदेश। इस केस में संविधान से पूर्व जो यातायात संबंधी व्यापार के नियम थे उसके अंतर्गत केंद्र सरकार को ही संपूर्ण पावर थी जिसमें प्राइवेट व्यक्तियों को उससे अलग किया जा सकता था। लेकिन 1950 में जब संविधान आया तो संविधान में ये थी आर्टिकल 19(1)(a) में स्वतंत्रता थी 19(1) इसके बाद 1951 में अमेंडमेंट हुआ, प्रथम संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत ये सरकार को फिर कर दिया गया। तो उसमें ये उस समय तक वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंतर्गत प्रावधान रहा, लेकिन बाद में उसको संशोधित कर दिया गया तो पुनः अपनी स्थिति में आ गया है। तो इस प्रकार ये देखते हैं कि आर्टिकल 13(1) के अंतर्गत पर ही ये कानून लागू होता है जो आच्छादन का सिद्धांत है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पर ये लागू नहीं होता क्योंकि वो जो भी स्टेट कानून बना लेती है और जो संविधान के भाग 3 के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत असंवैधानिक है तो उस कानून को जो कहते हैं रद्द कर दिया जाता है। वो तभी पुनः जागृत हो सकता है जबकि कानून नए सिरे से दोबारा बने। सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि संविधान के बाद बनी हुई विधियों पर ये आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये आच्छादन का सिद्धांत केवल संविधान के लागू होने से पूर्व विधियों पर ही लागू होगा, जबकि वो संविधान के भाग 3 के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता हो और यदि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा या उस विधि में कोई कानून नया बनाया गया हो जो संविधान के भाग 3 के किसी भी अनुच्छेद के साथ संगत रूप में है तो वह आच्छादन का सिद्धांत लागू हो जाएगा। बस आज इतना ही, कल बाकी से कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य प्रावधानों को डिस्कस करेंगे।